आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। माँ भी मेरा ख्याल है, अगर आप पटना जेल में जाए और किसी पुरानी कैदी, वार्डन या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो वह एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी एक दो कहानी जरूर सुनाएगा। बैजू मामा पटना जेल की एक खास चीज है। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए हैं। 1930, 32, 37, 38, 40, जब जब मैं पटना पहुंचा हूं, तब तब उनके शुभ दर्शन हुए हैं, उनसे बातें की हैं, खूब हंसा हूं, और हर बार की हंसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव मैंने किया है। जब मैंने कहा कि वह 30 साल से इस जेल को आबाद किए हैं, तब आपने यही सोचा होगा, या तो वह कोई दामली कैदी हैं खून करके आए हैं या डाका डाल कर आए हैं, या कोई शोहदा जनाकर हैं, या कम से कम आदतन अपराधी तो जरूर हैं। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन कर सकता हूँ। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी उनमें आप खूंखार या मुजरिम होने का कोई चिन्ह नहीं पा सकते। तो भी वे जेल में हैं और 30 वर्षों से हैं। कैसा आश्चर्य! वह हर बार एक ही अपराध में आते हैं, जिसमें आज तक एक बार में 2 साल की कैद से ज्यादा की सजा उन्हें नहीं मिली है। ज्यों ही छूटकर जाते हैं, उसी अपराध को दोहराते हैं और फिर 1-2 साल की सजा लेकर पहुंच जाते हैं। वह अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे, जरूर वह पक्के चोर हो गए होंगे। उन्होंने गैंग बना लिया होगा। बड़े बड़े हाथ साफ करते होंगे, जैसा कि जेल में 1-2 बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद बन जाता है। लेकिन अगर वह इस कोटि के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की जरूरत नहीं होती। मुझे अपराध शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं कि उन पर अनुसंधान करता। बैजू मामा एक अजीब चोर हैं। चोरी में 30 साल की सजा वह भुगत चुके, लेकिन अभी तक 30 रुपए वह एक बार कभी नहीं पा सके। नहीं तो उनके ही कथनानुसार आप उन्हें जेल में नहीं पाते। और कबीर के इस दोहे के अनुसार, सिन्हन के लेन्हड़े नहीं, हंसन की नहे पांत, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। उन्होंने आज तक कोई जमात भी नहीं बनाई, तो वह क्या सचमुच साधु हैं? छी छी, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूंगा? ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी करके साधु समाज में कौन सा मुंह दिखला सकूंगा? मैं ऊंची श्रेणी का कैदी था। इस जेल में ऐसे लोगों की सुख सुविधा की कोई खास जगह नहीं होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। एक दिन मैं अस्पताल की ही छोटी सी बगीची के बीच छोटे से आम के पेड़ की छाया में बैठा कलम घिस घिस कर रहा था कि एक बूढ़ा मरीज कंबल ओढ़े आ रहा है। वह धीरे धीरे आया, कमजोरी के कारण डगमगाता हुआ। फूल की क्यारी में बैठ गया, फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कंबल के नीचे से एक खुरपी निकाल वह धीरे धीरे इधर उधर उगाई घासों की निकौनी करने लगा। थोड़ी देर ही वह निकौनी कर पाया होगा कि अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और उसे निकौनी करते देख चौंखला उठा। मामू, तुम इस बार मर के रहोगे। बूढ़ा कैदी सिटपिटा गया, खुरपी छोड़ दी, कंबल संभाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ कांप रहा था। लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के शब्दों में मेट से कहा, माफ करना भैया, दवा दो। दवा दूं खाक? दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला, जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ? जाए भाड़ में ये बगीचा। हैं, यह क्या कहते हो? देखते नहीं, 4 दिन में बीमार रहा कि इतनी घास फूस उगाए। मामू, तू कैदी है या सरकार का बैल? पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दी। क्या हम जेल में काम करने आते हैं? मेट भैया, तुम ठीक कहते हो। बिल्कुल ठीक।
जेल का सत्यानाश हो, हाकिमों का सत्यानाश हो, लेकिन प्यारे, मैं क्या करूं? न मुझसे बैठा जाता है, न इन फूलों की दुर्गंध देखी जाती है। माफ करो, दवा दो, जाड़ा लग रहा है। बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू थे, ऐसे आंसू जो जबरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। मेट की आंखें भी दबा आईं। तुम इस बार मरोगे, मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दी। हाथ के कंपन से कुछ दवा उसकी ठुड्डी पर गिर गई, कुछ गले के नीचे गई। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रह सका, कंबल ओढ़े वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर उठ बैठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़ पौधों पर हसरत भरी निगाह डाली और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चलता बना। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा। 7 साल की उम्र, तांबे का रंग, चेहरे पर झुर्रियां, बाल एक एक सफेद, लेकिन इस बीमारी में भी, जब पैर डगमगा रहे थे, वह तनकर जा रहा था जैसे वह एक नौजवान हो। स्वभावतः मैं उस कैदी की ओर आकृष्ट हुआ। वह बैजू मामा थे, इस जेल के कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा, यूं कहिए तमाम पटना जेल के मामा। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वह अपनी खुरपी कुदाल से दिन भर झगड़ते रहते और मैं उन्हों की बसाई बगीची में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी मेहनत मशक्कत देखता रहता। जब वह थक जाते, मेरे पास आ जाते। न वह बीड़ी पीते, न खैनी खाते। मैं उनका क्या स्वागत करता भला। जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं दो नायाब चीजों से है। खैर, वह मेरे नजदीक पहुंचकर मुझसे सुराज और गांधी बाबा के हाल पूछते और मैं धीरे धीरे उनकी राम कहानी जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे, क्योंकि देखा, बैजू मामा अपनी जिंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना बाहते हैं। साधारण मुजरिमों की तरह अपनी कहानी बड़ा चढ़ाकर कहने की बात तो दूर रही, जब बड़ी खोद खाद के बाद कुछ कहते भी तो कहते कहते शर्मीली लड़की की तरह बीच में ही रुक जाते और उनके झुर्रीदार गालों के रंग में कुछ तब्दीली आ जाती। कभी कभी झुंझलाकर कहते, बाबू, ये पाप की कहानी क्या सुनते हैं आप? चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती हैं। लेकिन उनकी जिंदगी की एक एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ी ही। बैजू मामा इसी पटना जिले के बाढ़ सब डिवीजन के हैं। एक साधारण किसान थे। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहीं से 30 रुपए कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले। सुन रखा था, उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और सस्ते। गंगा पार कर बैल की कई पेठियां में गए, क्योंकि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज चाहते थे। इसी दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बांध देते हैं और उनकी कोई खास रखवाली नहीं करते। पटना जिले में ऐसा नहीं होता है। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा, बैजू, क्यों न इनमें एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ। ये बात उन्हें भा गई। बैल भी हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, खेती भी निभ जाएगी, कर्ज भी नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे तो कह दिया जाएगा, बैल मोल लिया है। बस, हल्दी लगी न फिटकिरी, रंग चोखा बैजू मामा तैयार हो गए। एक रात एक गांव से एक अच्छा सा बैल खोलकर वह चल पड़े गंगा जी की ओर। जिस समय बैल खोलने गए थे, उस समय तो हाथ ही कांपे थे। अब, जब दिन उठाया, उनका समूचा शरीर कांप रहा था, जैसे कैपकेपी लग गई हो। ठीक से पैर नहीं उठते। जितने लोगों को देखते, मालूम होता, सब उन्हीं की तलाश में हैं। हर आंख मानो उन्हीं को घूर रही, हर उंगली मानो उन्हीं की ओर उठ रही, हर कानाफूसी में उन्हीं की बात हो रही। दिन ढलने पर वह एक देहाती सराय के निकट पहुंचे। उनकी नस नस ढीली पड़ गई थी।
भूख और थकावट से परेशान थे। बैल को एक पेड़ से बांध दुकानदार से लोटा डोरी ले कुएं पर गए। हाथ मुंह धोया। हाथ मुंह घी ही रहे थे कि देखा, एक दफादार उसी दुकान पर आकर बैठ गया है। क्या मेरी ही तलाश में है? क्यों न बैल को छोड़कर भाग लूं? तब तो और भी पकड़ा जाऊंगा। क्या मुझसे भागा जाएगा? फिर ऐसा बैल इस जिंदगी में क्या फिर नसीब हो सकता है? नहीं नहीं, वह मेरी तलाश में नहीं है। इस तरह सोच विचार कर वह दुकान पर आए। दुकानदार से 2 पैसे के चने लिए। मुंह में रखते थे चना और पेट में फूट रहा था लावा। चने मांगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, इसलिए जब चने खा रहे थे, दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया और घर के बाद बैल की चर्चा आए। बीच में ही दफादार पूछ बैठा, ये बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है। कितने में खरीदा? यह सवाल और बैजू मामा कह रहे थे, सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वह दफादार कूदकर इन्हें पकड़ चुका था। चोटा कहीं का, ये बैल 40 रुपए का है और बाजितपुर की पेठियां कहीं बुध को लगती है। बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गए और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा दी। सजा काटकर निकले तो फिर कौन सा मुंह दिखाने घर जाते। बंस में कलंक लगाया। बंस में कलंक लगाया। वैजू मामा, आप कौन जात हैं? मैंने अचरज में आकर उनसे पूछा, क्योंकि उनका चेहरा बताता था किसी अच्छे घर के वह हैं। इस सवाल से वह घबरा गए। फिर कहा, जेल टिकट में देखिए ना, दुसाद लिखा है। जेल टिकट में जो कुछ लिखा हो, आखिर आप हैं कौन जात? दुसाद तो आप हो नहीं सकते। मेरे बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्विग्न से हो उठे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और सघन हो गईं। चोर का क्या नाम धाम या जात पात? चोर बस चोर है बाबू, लेकिन हाकिम के सामने तो कुछ बताना ही पड़ता है। बस कुछ लिखा दिया। उनकी आवाज में एक हार्दिक पीड़ा थी। तो क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? अब तो जैसे उनका धीरज टूट गया हो। भर्राई आवाज में बोले, हाय बाबू, आप कितने भोले हैं। क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती है? निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है बाबू। उद्विग्नता में ही वह चुपचाप वहां से चल दिए। मुझे पता चला था कि उनके घर पर अब भी गिरस्ती होती है, अच्छी गिरस्ती होती है। भाई मर चुके, 2 भतीजे हैं, उनके बाल बच्चे हैं। मैंने वैजू मामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाए। इस बार छूटिए तो गंगा स्नान करके अपने घर पर चले जाए। भतीजों से सारी बातें कहिए, उनके साथ रहिए। अब बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए। जेल में मरिएगा, मिट्टी की दुर्गत होगी। इस आखिरी बात ने उन पर काफी असर किया। एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, क्या कहूं बाबू, कई बार यही सोचा। जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला, लेकिन बख्तियारपुर जाते जाते पैर बंध जाते हैं। सोचता हूँ, खाली हाथ घर कैसे जाऊं। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहुएं तो पराए घर की बेटियां ठहरों कहेंगी, ये बूढ़ा कहाँ से टपक पड़ा। कुछ लेकर जाऊं तो वह भी समझे कि आखिर कुछ लाया तो है। कम से कम एक गाय खरीद करके ही ले चलें। एक गाय 30 में तो अच्छी गाय मिल जाती है, लेकिन रुपए कहाँ से आवें। चोर हूं ही, क्यों न एक आध हाथ और मार लूं। किंतु जब जब ऐसा किया, तब जब तक रुपए पूरे हों, पकड़ लिया गया और फिर यहाँ का यहीं। उफ, 30 रुपए 30 रुपए। 30 रुपए में बैल और 30 रुपए में गाय, और इसी 30 रुपए में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 के अजीब गोरख धंधे में फंस गया है। मैं इस तरह सोच ही रहा था कि बैजू मामा फिर बोल उठे।
एक बात और है बाबू, जब जब बाहर जाता हूँ दिन तो इधर उधर देखने सुनने में कट जाते हैं, लेकिन ज्यों ही रात में सोने की कोशिश करता हूँ मालूम होता है इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे हैं। यह आम का पेड़, ये अमरूद, वह नीम, ये जामुन सब के सब मेरे ही लगाए हुए हैं बाबू। मैंने ही इनके पौधे रोपे, इनकी थालों में पानी दिया, निकौनी की। होते होते आज ये कितने छितनार हो चले हैं। और इन बेलों, गुलाबों, गेंदों का खानदान किसने लगाया, बढ़ाया? इसी बैजू ने बाबू। जब बाहर होता है रात में ये सब के सब मुझे पुकारते से हैं। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती। सोचता हूँ हाय उस आम की टहनी को न कोई मरोड़ दे, उस नीम की लोग दातुन कर करके न सुखा डालें, ये बेलें और गुलाब के पौधे बिना सिंचाई निराई के कहीं बर्बाद न हो जाएं। बस इधर उधर करके दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता हूँ। जब बैजू मामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? मेरी बगल में बैठा जो ये कह रहा है, क्या ये सचमुच चोर है? क्या चीर का ऐसा ही भोला भाला चेहरा होता है? क्या उसकी ऐसी ही भीली भाली बातें हुआ करती हैं? और क्या उसके ऐसे ही काम होते हैं? जिसने पेड़ पौधे से इतनी तादात्म्यता प्राप्त कर ली है, जिसे पौधे पुकारते, पेड़ बुलाते हैं, क्या वह निम्न कोटि का अधम अपराधी हो सकता है? अगर यह अपराधी है तो निस्संदेह अपराध शब्द का अर्थ हमें बदल देना होगा। और बैजू मामा, अपनी होली वाली कहानी भी बाबू को जरूर सुनाना। जब एक दिन मेट ने ये कहा तो देखा, बैजू मामा के चेहरे पर हंसी की एक हल्की झलक दौड़ गई और उनके दांत जो 30 वर्षों से जेल की रोटियां चबाते चबाते आधे आधे घिस गए थे, लेकिन जिनमें टूटे एक भी नहीं थे, चमक पड़े। अरे मेट भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो, उससे कहकर उन्होंने इधर उधर की बातों में मुझे बहला देना चाहा। लेकिन फिर भी मैंने उनसे वह कहानी निकाल ही ली। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के ही दिन पड़ गई। ठीक होली के ही दिन, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं। जेल में पकवान, लेकिन आप ताज्जुब न करें, जहां भात में भूसी मिली होती है और रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके रहते हैं और तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता है, वहां के पकवान भी कैसे होंगे समझ जाइए। लेकिन पकवान फिर भी पकवान हैं। सरसों के तेल में गुड़ देकर भुने गेहूं के आटे के पके पुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर, ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कम पानी नहीं ला देते। महीनों से इसकी प्रतीक्षा जाती है। बैजू मामा की जीभ भी इसकी कल्पना में कम लार नहीं टपका चुकी थी कि खबर मिली, उसी होली के दिन उनकी रिहाई होने वाली है। आह है, यह क्या गजब हुआ। बैजू मामा ने जमादार साहब से बहुत ही गिड़गिड़ाकर आरजू मिन्नत की कि किसी तरह जेलर बाबू से कह सुनकर उनकी रिहाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दें। लेकिन जमादार साहब ने पहले समझाकर, फिर डांटकर कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। खैर, रिहाई का दिन पहुंचा। वह गेट पर लाए गए तो उन्होंने देखा, पुए बनाने के लिए तेल और कड़ाहे भीतर भेजे जा रहे हैं। पकवान के इन सामानों को देखकर उनकी आंखें छलछला आई। जेलर साहब का ध्यान बैजू मामा की ओर आकृष्ट हुआ। भला उनको कौन नहीं पहचानता। जेलर साहब ने समझा, शायद ये आंसू आनंद के या पश्चाताप के हैं। कह बैठे, क्यों बैजू, अब तो फिर नहीं आओगे ना? हाँ हाँ, मत आना, अब तुम बूढ़े भी हुए। उनका ये कहना था कि बैजू मामा की आंखों में सावन भादो उमड़ आए और कैदे हुए गले से बोले, बाबू, मेरी तकदीर फूट गई, बाबू। जेलर साहब शरीफ मुसलमान, वह ये सुनकर घबरा गए। यह क्या बात हुई? पूछा, क्या हुआ है, बताओ बैजू।
कोई गमी की खबर आई है क्या? वह मन ही मन सोचने लगे। बैजू मामा बोले, हुजूर, आपका इसमें क्या हाथ? मेरी ही तकदीर फूट गई, बाबू। अरे, क्या हुआ, बैजू? जेलर साहब की उत्सुकता में अब करुणा की मंदाकिनी मिल रही थी। इधर बैजू मामा की आंखों के बादल में झड़ी लग गई और हिचकियां लेते हुए बोले, हाय सरकार, जब तेल और कड़ाहे भीतर जा रहे हैं तो मैं बाहर भेजा जा रहा हूँ। भरे बरत के दिन में निकाला जा रहा वह आगे बोल न सके। इधर जेलर साहब उठाकर हंस पड़े और अपनी जेब से 1 रुपये निकालकर बैजू मामा को देते हुए बोले कि जाओ बाजार में इसी के पुए खरीद कर खा लेना। लेकिन इन चांदी के चमचम टुकड़े का जरा भी मोह उनके मन में क्यों होने लगा? रुपया जेला बाबू के पैर पर रख दिया और 1 दिन के लिए और जेल में रखे जाने की विनती की। जेलर साहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई। रुपए बार बार के आग्रह पर भी नहीं लेकर बीती की खूंट से आंसू पोंछते बैजू मामा बाहर चले आए। बाहर चारों ओर होली का हुड़दंग मचा था। रंग अबीर उड़ रही थी, गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 3 आने पैसे मिले थे, उनका सत्तू खरीदकर बैजू मामा ने खाया और दिन भर इधर उधर अन्यमनस्क तमाशे देखते रहे। शाम को स्टेशन के माल गोदाम के सामने जाकर लेटे रहे और कुछ अंधेरा होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बंधे जोड़े बैल को खोलकर ले चले। गाड़ीवान दिन भर के धूम धड़क्के से कुछ ऐसा मस्त होकर सोया था कि उसे कुछ सुध नहीं रह गई थी। अब बैजू मामा क्या करें? वह खुद चिल्लाकर कहने लगे, ओ गाड़ीवान, कैसा बेवकूफ सा सोया है और चोर तेरे बैल लिए जा रहे हैं। बैल शब्द कान में पड़ते ही गाड़ीवान चौंक उठा और जिस ओर से आवाज आई थी, दौड़ा। उसे दौड़ते देख बैजू मामा ने भागने का बहाना किया। वह पकड़ लिए गए, कुछ घूंसे खाए, रात भर हाजत में रहे और भोर में फिर जेल में हाजिर। जेल भर में हल्ला हो गया, बैजू मामा आ गए, बैजू आ गए। किंतु बैजू मामा तो जल्द जल्द आकर मेट से मिले और कहा, कहाँ पुए रखे हैं, लाना तो मेट भाई। मेट हंस रहा था। बैजू मामा उससे कह गए थे कि 2-1 पुए मेरे लिए जरूर चुरा कर रख देना, कल मैं जरूर आ जाऊंगा। बैजू मामा आपने जरूर को जरूर ही सार्थक करेंगे, इसकी उम्मीद मेट ने नहीं की थी। ज्यों ही मेट ने कहा, पुए कहाँ रखे हैं, बैजू मामा की आंखों से झरझर आंसू झड़ने लगे। उफ, इसी पुए के चलते रात उस गाड़ीवान के कितने घूंसे मैंने बर्दाश्त कर लिए। रात भर हवाला में पुए का ही सपना देखता रहा हूँ। मेट भाई, मुदा हाय री तकदीर। अब मेट की आंखें भी दबा आई थीं। उसने जो पुए अपने लिए बचाकर चुराकर रखे थे, उन्हें लाकर बैजू मामा के सामने रख दिया। बैजू मामा उस बासी काट से कड़े बन गए तेल के पुए को कुतर कुतर कर खा रहे थे, जो उनकी आंखों के पानी से नर्म और नमकीन होते जाते थे। इस बार वह किस तरह जेल आए हैं, वह भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है। इस बार बैजू मामा यह निश्चय कर जेल से निकले थे कि 30 रुपये किसी न किसी तरह जरूर जमा करेंगे और उन रुपयों से एक गाय खरीदकर अपने भतीजे के पास जाएंगे। गाय की डोर पकड़े जब वह लगभग 30 वर्षों के बाद अपने गांव में घुसेंगे तो गांव कैसा दिख पड़ेगा। लोग उन्हें पहचानेंगे या नहीं, वह किस तरह अपना परिचय देंगे आदि की कल्पना में विभोर होते हुए ही उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा था। शुरू में मालूम हुआ, इस बार तकदीर पक्ष में है। बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है और खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था। इसलिए छोटी छोटी चोरियां 30 रुपए के लिए शुरू की। एक होटल से 2 लोटे उड़ाए, 2 रुपयों में बेच लिए। एक मंदिर के अहाते से 2 कंबल मार लिए, 3 रुपए उनसे आए। एक वकील साहब के बरामदे से एक शॉल उचक लाए, 4 रुपए आए। सबसे बड़ा शिकार एक गोदाम से एक बोरे लाल मिर्च का किया,
जिससे उन्हें नकद 12 रुपए मिले। अब बैजू मामा के पास 21 रुपए थे, सिर्फ 9 रुपए की कमी थी। मिर्च की चोरी सबसे अच्छी। एक दिन जब वह शहर के बाहर शौच को जा रहे थे, उन्होंने खेतों में लाल मिर्चे लगे देखे। कौन जाने, शहर की चोरी में किसी दिन पकड़ा जाऊं। क्यों न रात में मिर्चे के खेत में पहुंचूं और थोड़ा थोड़ा मिर्चा तोड़कर बेचता जाऊं। यही 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन खतरे से तो महफूज रहूंगा ना। ऐसा सोचकर वह प्रति रात मिर्च के खेत में जाते और एक झोला मिर्चा ले आते और बाजार में किसान की तरह बेच लेते। धीरे धीरे उनके पास 26 रुपए हो गए। सिर्फ 4 रुपए की कमी। हाँ, सिर्फ 4 रुपए की। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। एक दिन बैजू मामा इतने मिर्चे तोड़ लाए कि 1.25 रुपए मिल गए। अब 2.25 रुपए की कमी रह गई थी। 3 हाय, 3 कितनी बुरी संख्या है। उस रात मामा जब खेत में पहुंचे, उन्हें घेर लिया गया। बेचारे किसान कुछ दिनों से परेशान थे कि क्या हो रहा है। उनकी खेती उजड़ रही थी। कई दिनों से वह घुकी लगाए हुए थे कि आज चोर को उन्होंने देख लिया और दौड़ पड़े। मामा भागे भी तो किस ओर। उन्हें एक अक्ल सूझ गई। जितने मिर्चे तोड़े थे, सब झटपट अगल बगल में फेंक दिए और इस तरह बैठ गए कि जैसे वह शौच से निवृत्त हो रहे हैं। चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं, बोले नहीं। एक ने कहा, उठते हो या लाठी लगाऊं। मामा खड़े हो गए, धोती इस तरह किए कि जैसे शौच से उठे हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि शायद मैं बच गया कि उसी समय खेत की बगल से जाने वाली सड़क से एक मोटर गुजरी और उसकी दपादप रोशनी में उनकी बगल में बिखरे मिर्चे दिखाई पड़े। और बाबू, डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था ना। मुझसे मामा ने हंसते हुए कहा। अब क्या, चोरी साफ साफ पकड़ ली गई। मामा फिर थाने में हाजिर किए गए। फिर वही हवालात, फिर वही बाढ़ का छोटा जेल, फिर वही मजिस्ट्रेट की अदालत। लेकिन इस बार विशेषता ये हुई कि किसी तरह पुलिस ने पता लगा लिया कि मामा पुराने मुजरिम हैं। फलतः उन पर सेशन चलाने की तैयारियां की। नौजवान मजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात मान ली। दारोगा ने गोलियां देते हुए कहा, बूढ़े, इस बार तुम्हें 5 साल के लिए चक्की पीसनी होगी। सेशन जज एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने मामा से कसूर के बारे में पूछा तो मामा नहीं न कर सके। झूठ कैसे बोलते भला। हाँ, एक अर्ज की। हुजूर, सुनते हैं, सरकार 25 साल काम करने पर अपने नौकरों को पेंशन देती है। हुजूर भी बूढ़े हुए, अब पेंशन पाएंगे। मैंने 30 साल जेल में रहकर सरकार का काम किया है। दुहाई सरकार, धर्म साक्षी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की। जेलर साहब को बुलाकर पूछिए, जमादार साहब को बुलाकर पूछिए, बैजू बिना काम किए रोटी नहीं खा सकता। सरकार, अब 30 साल की इस गाढ़ी मेहनत के बाद हुजूर, क्या इस बूढ़े को भी पेंशन का हक नहीं है? दुहाई हुजूर की, दुहाई माँ बाप की, आप इंसाफ कीजिए। हुजूर से इंसाफ न मिला तो ये बूढ़ा और कहाँ जाएगा? यह अजीब दलील थी, किंतु दिल पर इसका असर भले ही हो, दिमाग पर यह क्या असर ला सकता था भला? और जज तो बंधा है कानून की किताब से। उस कानून की किताब के अनुसार सजा के लिए जो जरूरी बातें चाहिए, सब हाजिर। चश्मदीद गवाहियां, अपराध की स्वीकृति। वह किताब जज की यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया। उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक। आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है। आदि फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है, उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। जज बेचारे बूढ़े थे, सहृदय थे, लेकिन जो किताब उन्हें रोटी दे रही थी,
इस बुढ़ापे को आराम से बिताने में मदद पहुंचा रही थी। उसकी उपेक्षा वह कैसे करते बेचारे। हाँ, उन्होंने शायद कभी शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ ली थी, इसलिए अपने इंसाफ पर इस बार रहम का मुलम्मा चढ़ाने से वह नहीं रुक सके। इस बार बैजू मामा को सिर्फ 1 साल की ही सजा हुई। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित के लिए आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।